यूपी में तमाम नेताओं के नामों के बीच जिस तरह राज्य की कमान फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है, उससे इनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हम यहां अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम जानेंगे इनकी दिन भर की गतिविधियों के बारे में। समय सुबह 7 बजे। सांसद केशव प्रसाद मौर्य सुबह 7 बजे तक अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वजह ये कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और उनकी आदत भी रही है सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य को साध लेने की। इस वक्त तक उनके आवास पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता है। कुछ लोग महज एक मुलाकात के लिए आते हैं और कुछ लोग दिन की रणनीति तय करने की, क्या करना है और क्या नहीं। समय सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे तक केशव प्रसाद मौर्य अपने चुनाव ऑफिस में पहुंच जाते हैं और सिलसिला शुरू होता है राजनीति की शतरंज का। यहाँ पर ये अपने सभी सहयोगियों के साथ राजनीतिक मंत्रणा करते हैं और रूपरेखा तैयार होती है दिन भर के राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों की। इसके बाद ये लोगों से मिलते मिलाते निकल पड़ते हैं अपने लक्ष्य को साधने के लिए। नेताजी लाइव पहले प्रोग्राम में हमारे साथ रहे केशव मौर्य, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले स्पेशल प्रोग्राम में आपने देखा भी था, बहुत हिट भी तो प्रोग्राम हुआ था। केशव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमने देखा कि आपके सुबह घर में सुबह से ही लोग आपको घेर लेते हैं, तो कैसे दिनचर्या कैसे करते हैं दिन भर? देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर समाज की सेवा का आपने व्रत लिया है तो लोग सुबह भी घेर लेंगे और रात में भी घेर लेंगे और दिन में भी घेरे रहेंगे, और इसके लिए पूरे मनोभाव से आपको सेवा के लिए तत्पर भी रहना चाहिए, तैयार भी रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस प्रकार का जीवन मेरा कोई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के कारण से या सांसद बनने के कारण से या विधायक था तभी नहीं था। मैं सार्वजनिक जीवन में मेरी जिम्मेदारी 1989 में विशेष तौर से प्रारंभ हुई थी, जब मैं विश्व हिंदू परिषद का जिले का संगठन मंत्री बना था। शुरू से लेकर के अब तक मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से मिलना हो, उनसे चर्चा हो, उनके मन में कोई बात है तो उसे सुना जाए और उसके समाधान कर सकते हैं, समाधान किया जाए अथवा उससे कुछ सीख करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तरीके क्या निकाले जा सकते हैं, वो कार्यकर्ताओं से ही सीखने को मिलता है। व्यस्त दिनचर्या रहती होगी आपकी काफी, कैसे मेंटेन करते होंगे? देखिए, दिनचर्या तो व्यस्त रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेंटेन करना थोड़ा कठिन तो जरूर रहता है, क्योंकि इस समय तो चुनाव का समय है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई अधिक रहती है। लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में चाहे आधे घंटे ही, लेकिन वो निकालते हैं निजी जीवन में, चाहे वो स्वाध्याय की दृष्टि से, चाहे मतलब योग की दृष्टि से, चाहे पूजा की दृष्टि से, मतलब कहीं ना कहीं कुछ समय 30 मिनट से 50 मिनट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं और उससे भी बड़ी एनर्जी मिलती है और उसकी ताकत लेकर के ही हम लोग काम कर पाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। टीवी देखते होंगे पहले आप, अब तो टीवी भी नहीं देख पाते होंगे, तो कैसे दुनिया से कैसे कनेक्ट करते होंगे, कैसे टेक्नोलॉजी कैसे क्या करते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे समाचार मिलते रहते हैं और कोई भी समाचार ऐसा नहीं है जिस समाचार को मिलने में बहुत ज़्यादा देर लगे। हाँ, जब कभी रात्रि में 10 बजे 11 बजे पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद चाहे 15 मिनट के लिए ही देश दुनिया में क्या हो रहा है टेलीविज़न के सामने भी बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करने में सुविधा भी होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, दो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी सपा और बसपा के रूप में यूपी के अंदर हैं और दोनों दलों की गतिविधियां क्या रही हैं, इनके बयान नेताओं के किस प्रकार के रहे हैं, अब उस बयान के बाद हमको क्या रास्ता निकालना चाहिए, हमको कौन सी लाइन लेनी चाहिए, ये सब भी देखना पड़ता है। क्योंकि कांग्रेस तो यूपी में मौजूद नहीं है, इसलिए सपा बसपा की गतिविधियों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार जो उत्तर प्रत्युत्तर देना होता है वो दिया जाता है। हाँ, ठीक है सर।
वार्ड 26 अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। जो भाई साहब अस्त्र बोलते दिनेश जी बिल्कुल जीतेंगे भाई साहब। बढ़ाना जी को भेज दो भाई साहब, भेज दूंगा, अशोक कटारे जी और बढ़ाना जी को भेज दो, एक तरफ चुनाव हो जाएगा भाई भेज साहब। दूंगा। ठीक है भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब, रैली बहुत बढ़िया रही भाई साहब। हमने बहुत अच्छा वो कर रखा जी यहाँ पे, और ये समझो कि यहाँ से अपने विधायक को जिता के मानेंगे। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। आज मोदी जी की रैली है और सुनने में आता है कि आप बहुत बड़े वक्ता हैं, हम लोग देखते भी हैं। आज के लिए कुछ विशेष तैयारी है? देखिए, तैयारी सदा रहती है, और अगर हम एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे दल के माध्यम से और अच्छे भाव से समाज की और राज्य की सेवा करने का काम कर रहे हैं तो तमाम विषय भी रहते हैं और रखा भी जाता है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं तो उस समय मैं स्वयं कोई सुनाऊं या ना मेरे मन में रहता है, ना लोग सुनना चाहते हैं। उस समय तो सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी रहता है कि मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ही सुनूं, उनसे कुछ सीखूं, और लोग भी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग उसमें ज़्यादा सुनाने की जगह सुनने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सभाएं होती होंगी, काफी लोगों के नाम ले लेते होंगे, कैसे करते हैं? तो मैंने याद रखते हैं या क्या किसी से राय लेते हैं? काफ़ी कुछ तो याद रखना पड़ता है, और जहाँ कोई ऐसा नहीं ध्यान में आता है तो उसकी चर्चा कर ली जाती है। सभी सिस्टम से जुड़े हुए लोग, जिले के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब विधायक हैं, सांसद हैं, सब मौके पर रहते हैं। वो सारी सूचनाएं जो जिस सूचना से मैं अवगत नहीं रहता उससे वो अवगत कराने का काम करते हैं। पहले का चुनाव आप लोगों ने देखा वो लाउड स्पीकर पे होते थे। हाँ, आज में बहुत अंतर हो गया होगा। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। हाँ। तो कैसे बैलेंस करते होंगे आप लोग? मतलब कैसे? देखिए, जैसी परिस्थिति होती, जैसी स्थिति होती, समय अनुसार सब कुछ बदलता जाता है, और उसी क्रम में जैसे सोशल मीडिया का युग आ गया है तो स्वाभाविक तौर से सोशल मीडिया के क्षेत्र में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और उस दिशा में आगे लोग बढ़ते हैं। और मैं भी सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ हूं, और बहुत सारे समाचार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिलते हैं, और कई ऐसे विषय मिल जाते हैं तो शायद हम बहुत कई किताबें पढ़ डालें, जितने महत्वपूर्ण विषय नहीं ध्यान में आते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया पे अगर हम लोग समय लगाते हैं तो लगता है कि हाँ, उसके माध्यम से भी बहुत कुछ मिल जाता है। जो भाषण देना होता होगा उसके लिए भी कोई प्रिपरेशन करते होंगे? देखिए, भाषण समाजवादी पार्टी और बस बहुजन समाज पार्टी की असफलताओं का एक मतलब इतना कार्यकाल बीता है इनका, और उसके कारण से इतनी बातें मन के अंदर भरी हैं, दिमाग के अंदर भरी हैं कि मुझे सपा बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता है। वो तो भरा पड़ा है एकदम। और सपा बसपा और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के मेरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। कांग्रेस ने दोनों के सहयोग से देश को बर्बाद किया। इसलिए दोनों दलों के राज्य की जो राजनीति करती, इनके, और कांग्रेस जो देश की राजनीति करती थी उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई विषय की कमी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का देश की राजनीति से सीधा संबंध है। इस प्रदेश पर शासन का मतलब है देश के एक बड़े सूबे पर राजनीतिक अधिकार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता जी जान लगाकर मतदाताओं को रिझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मेरठ का माधवकुंज, शताब्दी नगर। इस समय तक केशव प्रसाद मौर्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ शताब्दी नगर मेरठ में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने पहुंच चुके थे। उनका स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जनता आंखें लगाए बैठी थी। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे तक घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे, और युवाओं का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। सभा को संबोधित करते हुए श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा राज नहीं करना चाहती, वो प्रदेश के साथ देश में राम राज चाहती है। भाजपा की सरकार आने के बाद
किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, नौकरियों से इंटरव्यू खत्म किया जाएगा। जहां सबके साथ न्याय हो, सबके हाथ में काम हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, किसानों का कल्याण हो। उत्तर प्रदेश ने मुझे जो प्यार दिया, मैंने उत्तर प्रदेश की इज्जत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुझसे जो हो सकता है करने में कोई कमी नहीं रखी। अगर यहाँ रुकावटें पैदा करने वाली सरकारें बैठी रही, दिल्ली से जो लाभ पहुंचाना है वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये लोग जिन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश का भार नहीं होने दिया, उनके पास अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये जब तक लखनऊ में बैठी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार को घर नहीं भेजने, दिल्ली से जो भेज रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए इनको हटाना बहुत आवश्यक जयप्रकाश जी, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप, अध्यक्ष कौन है प्रदेश का? केशव प्रसाद मौर्य जी। अच्छा, तो कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं हम। चारों तरफ भाजपा का परचम फहरा रहा है। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदल के इस बार भाजपा का शासन लाना है। चारों आज मोदी जी की रैली कितनी कामयाब रही, नौजवान झूमता है मोदी के नाम पे। जाति बिरादरियों की चीज छोड़ करके ऊपर उठ के लोग भाजपा को वोट करेंगे, कमल को वोट करेंगे। रैली के बाद केशव प्रसाद मौर्य फिर निकल पड़ते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर, क्योंकि काम अभी बाकी है। मौर्य जी, पश्चिम क्षेत्र है, अब देख रहे हैं कि कैसे आप सुबह से आपके साथी हैं, पेपर पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला और अब खाने का टाइम भी नहीं मिला, आपकी वजह से हम भी कुछ खा ले रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, तो पहला फेज का चुनाव आप कैसे लेते हैं इसको? ये पहले फेज के चुनाव में मैं यही कह सकता हूं कि जो 2014 में भाजपा ने किया, भाजपा को जनता ने आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद 2017 में भी भाजपा को जनता दे रही है। और यह मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सपा बसपा कांग्रेस का खाता 2014 में इस क्षेत्र में नहीं खुला और 2017 में यहाँ खाता खुलना मुश्किल है इन लोगों को। इसे भाजपा बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, यूपी का विकास चाहते हैं, गुंडागर्दी का खात्मा चाहते हैं, भ्रष्टाचार का अंत चाहते हैं, और यह करने की क्षमता न सपा में है, न बसपा में है, न कांग्रेस में है। ये तीनों दल उत्तर प्रदेश जिससे बर्बाद हो सके, उस बर्बादी के सारे रास्ते खोलने की ताकत अगर किसी के पास है, सपा बसपा कांग्रेस के पास। और उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की क्षमता अगर किसी पार्टी के पास है तो भाजपा के पास है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रदेश का विश्वास तो है ही, देश का विश्वास। लोगों से पूछो भाई आप क्यों भाजपा को वोट देना चाहते हैं? उनको लगता है कि मोदी जी जैसा अगर नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, संभाल रहा है, तो फिर इस देश के गरीब को, इस देश के अन्नदाता को, इस देश के नौजवान को, इस देश की मातृशक्ति को निश्चिंतता हो जाती है। प्रदेश में ऐसी सरकार है क्योंकि फेडरल सिस्टम है, बहुत सारी विकास योजनाएं हम यूपी के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के बिना नहीं लाया जा सकता। हम इसके लिए अलग से डीएम नहीं बना सकते,
डीएम वही होगा जो प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और प्रदेश सरकार की मंशा जब विकास की नहीं गुंडागर्दी की हो, विकास की जगह भ्रष्टाचार की हो, विकास की जगह जमीनों पर कब्जे की हो, विकास की जगह अपराधियों का संरक्षण करने की हो, तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए जनता ने एकदम मन बनाया है कि हम 2014 में जिस प्रकार से कमल खिलाया उसी प्रकार से 2017 में खिलाएंगे और उसी प्रकार से 2019 में कमल खिला करके मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पश्चिम में किसान वोटर बहुत दम रखता है। किसानों के लिए कर्ज माफी की कुछ बात हुई थी, गन्ने का जो मूल्य है उसके लिए कुछ बात कर रहे हैं आप लोग, क्या है इसको विस्तार से बताएंगे? पश्चिम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2017 में जब सरकार भाजपा की बनेगी, उस सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक का जो पहला फैसला होगा उसमें किसानों का जो फसल का ऋण लिया हुआ है, चाहे लघु हो चाहे सीमांत कृषक हो, खेती के लिए जो ऋण लिया है उसे पहले ही बैठक में माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को कैसे लेते हैं आप? ये सपा कांग्रेस के गठबंधन की हवा निकल चुकी है और इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से जनता ने और नौजवानों ने पूरी तरह नकार दिया है। मैं यह मानता हूँ कि नौजवान आज का बहुत समझदार है, वो अपना भविष्य किसके हाथ में अंधकार में है और किसके हाथ में उसका भविष्य उज्ज्वल है वो जानता है। इसलिए आजकल राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोग रोड शो निकालते हैं और रोड शो में मैं देखता हूँ नौजवान वहाँ खड़े होते हैं, नारा लगाते हैं कि राहुल जी अखिलेश जी तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। अगर इतना सुनने के बाद राहुल जी अखिलेश जी को समझ में नहीं आता है कि उनके गठबंधन को जनता किस तरह से देखती है, तो मैं शायद समझता हूँ कि वो तो बहुत देर नहीं है, 11 मार्च को सबके सामने आ जाएगा। बीएसपी को कैसे लेते हैं लड़ाई में? वो भी बता रही है मायावती रैली में कि हम 1 लाख रुपए कर्जा किसानों का माफ करेंगे। ये बहन जी का कोई नाटक अब काम इसलिए नहीं आने वाला है। उन्होंने गरीबों की गरीबी बेच करके अमीरी अर्जित की और उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को लगता था कि शायद मायावती जी आती है तो कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है। जितने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी पनाहगाह या तो सपा है या बसपा है और उन्होंने सारे मतलब एक तरह से कहिए रिकॉर्ड उस दिन तोड़ दिए जब एक मुख्तार अंसारी जैसे उत्तर प्रदेश में भय के प्रतीक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, एक विधायक भाजपा के थे, उनकी हत्या का आरोप भी है उनके ऊपर, उनको बसपा में शामिल किया, पूरे परिवार को टिकट दिया। लोगों ने समझ लिया कि कानून व्यवस्था, जब अपराध करने वाले अपराधी ही बसपा के विधायक बन करके आएंगे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले अगर बसपा के विधायक बन करके आएंगे, तो बहन मायावती जी अगर ये कहें कि हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, अपराध पर अंकुश लगाएंगे, धोखा, पूरा धोखा। और वह इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उनको ये लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने से शायद मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा तो शायद हम सरकार के आसपास पहुंच जाएं। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो बसपा के बारे में 25-30 से ज़्यादा सीटें दिखा नहीं रहे। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिला करके ये अर्धशतक नहीं बना पाएंगे। नेताजी लाइव में आपके साथ बहुत सेशन होंगे, लेकिन ढाबे पे आखिरी प्रश्न, आपकी लड़ाई किससे है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। देखिए, लड़ाई की मैं किसको कहूँ, मैं तो यह मानता हूँ कि कोई लड़ाई में नहीं है, लेकिन कुछ सीटों में मैं मानता हूँ कि कुछ सीटों में सपा लड़ रही है, कुछ सीटों में बसपा लड़ रही है। लेकिन प्रथम चरण के 73 जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम 60 से 70 के बीच में सीटें जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सपा, बसपा के प्रत्याशी अधिकतम सीटों पर ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। जिस प्रकार से 2014 में चारों तरफ कमल का फूल खिला था, कोई दूसरा दल यहाँ विजय नहीं प्राप्त कर सका था, 2017 में हम 2014 दोहराएंगे।
इस समय रात के लगभग 11 बज रहे हैं, तो मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन मौर्य जी अभी बिल्कुल फ्रेश वैसे ही लग रहे हैं कल की तैयारी के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में जब जब पिछड़ी और हिंदुत्व का कॉम्बिनेशन बना है, सफल रहा है, देखने को मिला है, चाहे कल्याण सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, उमा भारती जी हों और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, तो क्या लग रहा है कि हम किसी वैसे ही कॉम्बिनेशन से बात कर रहे हैं आने वाले चुनाव में अगर बहुमत आता है? देखिए, मैं हिंदुत्व और पिछड़े इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कह सकता हूँ कि सपा और बसपा इन दोनों दलों ने पिछड़े वर्ग के वोटों के आधार पर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा करके रखा, सत्ता पर कब्जा करके रखा, लेकिन कभी भी पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया। पिछड़ों का हक छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में बेच देने का काम किया। गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी जो बहुत हर प्रकार से ताकतवर हैं, उनको टिकट दे दिया और पिछड़ों को कहा कि हम पिछड़ों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं और इसलिए आप हमारी पार्टी को वोट दे दो। अन्याय किया गया। आज मैं यह कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग जाग गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास हो गया है कि बहन मायावती जी की तरह वह पिछड़ों का वोट, दलितों का वोट गुंडों और अपराधियों के हाथ, भ्रष्टाचारियों के हाथ जो बेचने का काम करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पिछड़े वर्ग को शायद भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतना पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट दिया। और बहन जी हमारे ऊपर आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन बहन जी आप बता दो, अखिलेश यादव जी आप बता दो, आपने पिछड़ों का टिकट काट करके केवल मुस्लिम वोटों के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आपने पिछड़ों के हक में डाका डाला और हमारा हक जो पिछड़ों का हक था उसे आपने लुटा दिया। तो पिछड़ा वर्ग इतना नासमझ नहीं है। आज पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां कम से कम 1 लाख और अधिकतम 2 लाख पिछड़े वर्ग का मतदाता ना हो। तो 1 लाख से 2 लाख तक जिसके पास जिसका वोट है उसका हक कोई छीनेगा तो मैं समझता हूं कि जो समझदार है, हाँ बहुत कुछ छीना गया, लेकिन जो समझदार है इस समय अब वो अपने को छीनने नहीं देगा, अपने को लूटने नहीं देगा। उसने अपना सही स्थान देख लिया है, समझ लिया, चुन लिया, वह स्थान भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वह मैं यह देख रहा हूं कि जैसे सबके साथ सबके विकास की बात हम करते हैं, वो हमने करके दिखाने का काम किया। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे खास प्रोग्राम नेताजी लाइव के बारे में बता रहे थे। आज हम दिन भर उनके साथ रहे हैं, काफ़ी सौम रहे हैं, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ रहकर। देखना है कि शायद उत्तर प्रदेश को अगला कल्याण सिंह मिल गया है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और नेता के साथ।